नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा से हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर का या तो 5 नंबरों में जो है मिक्स सर्किट के बारे में पूछ लिया जाता है। लेकिन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं पहले सिंगल सर्किट को, जैसे कल के वीडियो में हमने पढ़ा था आर सर्किट को। आर सर्किट के बारे में हमने पूरी डिटेल में जानकारियाँ ली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल सर्किट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 3 नंबर या 2 नंबरों में जो है यह पूछ लिया जाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एल सर्किट की पूरी कहानी को जो है ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल आर सर्किट के बारे में देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे एल सर्किट के बारे में और कल देखेंगे सी सर्किट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है एक एक करके 4 मिक्स सर्किट आता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आर सर्किट के एल सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम एक सर्किट को बनाएंगे। जैसे ये हुआ हमारा एल सर्किट और ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है सिंबल होता है, नाग टाइप का जो है सिंबल होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का। अगर हम इसका विभवांतर लिखें तो इसका विभवांतर भी बराबर जो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। और इसको जो है इसका नाम क्या है, एल। इसको हम कहते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व के बारे में हम लोग एक चैप्टर आता है, उसमें स्वप्रेरकत्व एक चैप्टर आता है, उसमें जो है हम लोग प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सब यहाँ पे हम केवल प्रेरकत्व, ये इतना ध्यान में रखिए आप कि ये जो सिंबल आएगा तो उसको हम प्रेरकत्व कहते हैं। इसके बाद से अगर हम इस सर्किट का नाम देखें तो इसी सर्किट को हम क्या कहते हैं, एल परिपथ। क्या कहते हैं, एल परिपथ। तो दोस्तों, अब हम इसकी कहानी को शुरू करते हैं इस सर्किट के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना हमारे पास एक परिपथ है, माना हमारे पास एक परिपथ है, माना हमारे पास एक परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L जुड़ा है, प्रेरकत्व L जुड़ा है। तब जो दोस्तों देखेंगे, अगर किसी क्षण इस सर्किट में, अगर किसी क्षण t टाइम पर इस सर्किट में I धारा प्रवाहित करें तो उस समय जो है धारा का जो है परिवर्तन आएगा। उस समय जो धारा का परिवर्तन आएगा उसको हम देखते हैं कि t समय पश्चात प्रेरकत्व L जुड़ा है। तब जो इस सर्किट का पहले विभवांतर लिखेंगे, तब विभवांतर बराबर, तब विभवांतर इसका क्या होगा, v जो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। यदि हम सर्किट में टी टाइम पर करंट प्रवाहित करें तो उसी टी टाइम के दौरान जो करंट का चेंज आएगा उसको हम लिखेंगे, जो करंट का चेंज होगा वो होगा आई बराबर जो होगा डी आई बाई डी टी। आई क्या होगा, डी आई बाई डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस करंट का जो इक्वेशन है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तिरछे गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा आई डी टी इज इक्वल्स टू डी आई। क्या आएगा, आई डी टी इज इक्वल्स टू डी आई हमारा जो है आएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 माने थे, तो अब हम इसको हम समीकरण, सॉरी इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। करंट का चेंज हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद से हम क्या देखेंगे कि देखेंगे चूंकि परिपथ हम पढ़ रहे हैं जिसमें क्या स्वप्रेरकत्व लगा है, तो अब हम देखेंगे इस पूरे परिपथ का जो है स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो लिखेंगे स्वप्रेरकत्व के सूत्र से, स्वप्रेरकत्व
के सूत्र से विभव बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, L DI बाई डी टी, अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा होगा V डी टी बराबर L इंटू डी आई, V डी टी बराबर L इंटू डी आई। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। क्या मानते हैं, हम इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, यह जो हमारा समीकरण 2 निकला है, इसी समीकरण 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो है एक सुंदर सा इक्वेशन आएगा। तो देखिएगा, अगर हम समीकरण 2 को लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 को समाकलित करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L इंटू डी आई। देखिए दोस्तों, कई जो है स्टूडेंट होंगे जो बायो वाले होंगे, अर्थात वे बायो से पढ़ रहे होंगे, तो वो जो है इंटीग्रेशन से डरते होंगे। लेकिन दोस्तों इंटीग्रेशन से ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि जो बायो के छात्र होंगे उनको ज़्यादा विस्तार से इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना होता है। उनको इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत जानकारी रहेंगी तो ये छोटा मोटा जो है इंटीग्रेशन वो कर लेंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे वो इंटीग्रेशन को पूरे तरीके से जो है पढ़े होंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम वादा करते हैं कि बायो वाले भी जो भी स्टूडेंट होंगे उनको भी जो है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो डेरिवेशंस में आता है थोड़ा बहुत, उनको भी दिक्कत जो है नहीं होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो है इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए यह x के पावर n है और इसको इंटीग्रेट करना है, x के पावर n है और इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, तो क्या होगा, सिंपल सा दोस्तों, x का जो पावर है उसमें 1 जोड़ लेते हैं और उसके x के पावर को उसी के नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे x के पावर n+1 बाई n+1, इसका जो है इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ ले तो हम क्या बताए हैं कि x का जो पावर होगा उसमें 1 जोड़ेंगे और उसके कुल पावर को उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अगर हम x के पावर में x स्क्वायर का 2 ऑलरेडी है, 2 में 1 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, उसी से भाग कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक और बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे 2 आ जाए, तो हम 2 को इंटीग्रेशन करते समय बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि जो है 2 जो है फालतू होता है। फालतू मतलब वो कांस्टेंट होता है, उसका कोई जो है इंटीग्रेशन जो है नहीं होता है। कांस्टेंट का कोई जो है इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक इंटीग्रेशन का पार्ट हमने आपको बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको साफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या बताया है, इसको dt के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लिखेंगे v dt। अगर हम v का वैल्यू समीकरण 1 से रख दें, अरे बोलो, v का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 से रख दें तो समीकरण 1 में v का वैल्यू क्या है, v0 sin ओमेगा t। अगर हम यहाँ पे रखें तो ध्यान देना दोस्तों, v0 sin ओमेगा t और इधर क्या है, इज इक्वल टू, दोस्तों हम L को इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि L क्या है, एक अचर राशि है। इसीलिए हम अभी आपको बताए थे यहाँ पे कि अगर इंटीग्रेशन करते समय कोई अचर राशि उसके पास आता है तो उस अचर राशि को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को बाहर निकाल कर बैठा देंगे, अच्छे से कहेंगे भाई तुम आराम करो, हम पहले I को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे V0 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि V0 भी कांस्टेंट है। V0 क्या है दोस्तों, V0 जो विभव का मैक्सिमम मान है। अगर दोस्तों ध्यान में रखना, अगर I0 आ जाए, V0 आ जाए, तो I0 का मतलब यह हुआ कि धारा का अधिकतम मान। अगर V0 आ जाए तो V0 का मतलब यह हुआ कि यह कह रहा है कि हम विभव के उच्चतम मान है। वो चिल्ला कर कहता है कि हम विभव के उच्चतम मान है। ठीक है, तो यह भी कांस्टेंट है V0 भी, तो उसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो देखना दोस्तों, जरा नजरें थाम कर देखिए कितना सुंदर करते हैं। V0 को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन
ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। ठीक है, अब हम करते हैं। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का और बता दें, जैसे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका इंटीग्रेशन आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स में डेरिवेशन को करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी प्रकार है कि जैसे दाल में अगर नमक ना पड़े तो स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार अगर आप डेरिवेशन में इन सब का यूज ना करें, अगर आपको इंटीग्रेशन ना मालूम हो तो आप डेरिवेशन में फंस सकते हैं और आपका जो है नंबर कट सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम साइन एक्स dx इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है cos x। ठीक है, अगर हम cos x की बात कर लें, dx की बात कर लें तो इसका होता है दोस्तों sin x। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इसी को ध्यान में रखिए, फिलहाल हम इसी का यूज करेंगे। होता तो बहुत कुछ है लेकिन अभी इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइन का इंटीग्रेशन हमने क्या निकालना है, cos x। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका क्या हो जाएगा v नॉट। दोस्तों अगर x के जगह पर अगर साइन, जैसे अगर ऐसे आ जाए साइन 2x, मतलब अगर x के एंगल में कुछ जुड़ जाए तो उस एंगल में जो अचर राशि होती है उसको उसी राशि में भाग दे देते हैं। मतलब अगर साइन 2x आ जाए तो हम उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है तो उसको हम लिखेंगे cos, और 2 को cos x लिखेंगे और 2 को नीचे ला देंगे, नीचे लाकर पटक देंगे। तो देखिए जैसे इसको हम करें, इसका जो हो जाएगा cos 2x बाई 2, cos 2x बाई 2। तो यहीं पे उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू एल इंटू। देखिए दोस्तों अगर जब भी dx का इंटीग्रेशन करना हो, हमें dx का इंटीग्रेशन करना हो तो x प्लस x हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, dx मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छुपा था। कहने का मतलब यह है कि जब भी 1 का इंटीग्रेशन करना हो अर्थात समाकलन करना हो तो 1 का जो समाकलन होता है वह x होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, दिल और दिमाग में बैठाकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 मान ले तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा डी आई के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों एक बात ध्यान देना, इधर जितने भी हम बातों को बताया है हमने वह बेसिक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। वो कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में डेरिवेशन में आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और इधर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग कर चुके हैं। हमने क्या एक सुंदर सा एक निकाला है। देखना दोस्तों यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों देखते हैं एल आई इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस कॉस ओमेगा डी बाय ओमेगा हमने निकाला है। दोस्तों यहाँ से अगर हम आई का वैल्यू निकालें तो हमारा आई बराबर जो होगा वो होगा वी नॉट अपान एल ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है त्रिकोणमितीय फलन की, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेरिवेशन में माहिर बनना है तो आपको बेसिक मैथ का भी जानकारी होना चाहिए, तभी आप डेरिवेशन को यूं चुटकियों में उड़ा पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो हमारा आई इज इक्वल्स टू निकलेगा, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लिख दें माइनस, अगर हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है दोस्तों ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों ओमेगा टी तो लिख दो। अगर साइन 90 माइनस ओमेगा टी कर दें तो हमारा कॉस ओमेगा टी आएगा कि नहीं, अरे बोलो आएगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना दोस्तों आई बराबर वी नॉट अपान एल ओमेगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लें तो
क्या होगा देखना, जरा ध्यान से देखो जी। माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। क्या कहा, समझे कि नहीं? देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। अगर हम फिर से यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और साइन ओमेगा टी माइनस 90 हम बना दें, वो कब बनेगा, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। तो माइनस इसमें से आएगा इस कोठा से और ये पहले से माइनस है, मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे आप मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखना हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। एक बात दोस्तों याद रखना, अगर हम 90 को रेडियन में लिखें तो थोड़ा सा शोभा देगा, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, दाल चावल रखा हो, अगर उसी में थोड़ा सा अचार मिल जाए तो उसकी क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है, स्वाद अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम 90 को रेडियन में लिख दें तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम 90 को रेडियन में लिखते हैं तो उसका वैल्यू लिखते हैं π/2, और अगर हम 180 को लिखना हो तो उसको हम सिंपल पाई लिखते हैं। तो 90 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2। तो ध्यान देना, I = हो जाएगा V0/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ठीक है दोस्तों, यही हमारा जो है सिंपल सा एक खूबसूरत सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक हमारा डेरिवेशन निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये V0/L जो होता है वो क्या होता है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यार से हम लिखेंगे I0 बराबर होगा V0/L। कहने का मतलब यह है कि V0/L का जो वैल्यू होता है वो I0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे I हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, मॉडिफाइड यह इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, इसको हम मॉडिफाई किया है, ठीक है, मॉडिफाई किया है, ये मॉडिफाइड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे सिंपल सा आ गया। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, धारा और विभवांतर के बीच में अब हम कलांतर देखते हैं। मतलब हमारा विभवांतर क्या है, V0, धारा क्या है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको हम साफ करते हैं दोस्तों, इधर ही हम देखेंगे, ठीक है। नीचे कहाँ की जगहिया नहीं है, अगर जगहिया नहीं होगा तो लिखेंगे तो आपको लौकाई भी नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, कलांतर मतलब क्या होता है दोस्तों, जो विभवांतर का इक्वेशन होता है उसमें साइन का जो एंगल होता है उसमें से, और जो धारा का जो हम इक्वेशन निकालते हैं उसमें धारा का जो इक्वेशन निकलता है उसमें जो साइन का एंगल होता है दोनों को घटा देते हैं तो कलांतर आ जाता है। जैसे देखिएगा V0 साइन ओमेगा टी में कलांतर क्या है, ओमेगा टी, कलांतर को हम फाई से डिनोट करते हैं, ओमेगा टी माइनस, इसका कलांतर क्या है ओमेगा डी माइनस y/2। ठीक है, माइनस को अंदर घुसा देंगे तो क्या बना देगा, ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस बना देगा π/2। ठीक है, फाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा π/2। तो ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपसे एग्जाम में ये पूछें कि प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एल सर्किट में कलांतर कितना होता है, तो π/2 होता है। एक ट्रिक बताते हैं जिसके जरिए आप चुटकी में उड़ाएंगे। जैसे दोस्तों हमने धारा का इक्वेशन क्या निकाला, I बराबर क्या निकाला है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अगर धारा के इक्वेशन में माइनस π/2 हो तो समझ लेना कलांतर π/2 आएगा, मतलब कलांतर पॉजिटिव आएगा। अगर धारा के इक्वेशन में प्लस है तो समझ लेना कलांतर माइनस आएगा। जैसे हमने निकाल कर दिखाया, अगर -2/π/2 है प्लस π/2 कलांतर लिख देंगे, आंख मूंद कर मारेंगे, धड़ाक से मारेंगे। ठीक है, अब जो है दोस्तों देख लेते हैं कला आरेख, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ला 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 कला आरेख, हमारा कला आरेख क्या होगा भैया, देखिए दोस्तों, कला आरेख बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत हम देखने में लगता है। ठीक है, इसको हम x एक्सिस मानते हैं और इसको y एक्सिस। तो दोस्तों अगर हम इधर विभवांतर मान ले, x एक्सिस में विभवांतर मान ले, इधर हम विभवांतर भी मान ले, और धारा हमारा क्या है π/2 पीछे है, पीछे यार देखिए ना, विभवांतर क्या है V0 साइन ओमेगा टी, और धारा क्या है हमारा पीछे है। अरे है या ना, है या नहीं, धारा π/2 पीछे ही है। यहाँ देखिए ना, औखिया खोल कर धारा जरा देखिए, π/2 पीछे है
तो हम भी क्या करेंगे, इधर लाएंगे π/2 और ये हो जाएगा हमारा धारा। तो दोस्तों यह होता है धारा का कला आरेख। क्या होता है, इतना हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इतना नोट कर लीजिए, बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, मिटा दे। ओके। ला 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 ला। अब जो है हम दोस्तों देख लेंगे V और I का ग्राफ देखेंगे। V वर्सेस I का ग्राफ। अरे भाई दोस्तों, आपने साइन का ग्राफ देखा ही होगा, कैसे होता है, ऐसे 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 नगीना टाइप होता है कि नहीं होता है ना। हाँ, तो सेम जो है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा उसी नगीना टाइप में जो है चलता है, मतलब सुई 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 चलता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो साइन का ग्राफ अगर याद होगा तो सिंपल सा साइन का ग्राफ यहाँ पे लपेट दीजिए, ऐसे ऐसे लपेट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है ओमेगा टी है और ये क्या है दोस्तों, V और I। इसी में हम V और I दोनों को दिखाएंगे। तो देखना दोस्तों, हमारा धारा क्या है, π/2 पीछे है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लाएंगे और ऐसे ऐसे ले जाएंगे। खूबसूरत, कितना सुंदर बना दिया दोस्तों, देख लो। ठीक है, और ये जो होगा V0 होगा, क्योंकि यह इक्वेशन जो हमारा है V का है, और ये नीचवा वाला जो है ना π/2 पीछवा वाला वो होगा I का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है बेसिक सा V और I का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी रखना चाहिए आप अगर एल सर्किट को पढ़ रहे हैं तो इसको भी फिर से हम मिटाते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, अरे ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग प्रेरक प्रतिघात क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या निकाला है, करंट का इक्वेशन I0 बराबर V0/L ओमेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मिटा दिए हैं क्या जी, हाँ यही है जी, यही है। ठीक है, ये निकाले हैं। अगर हम यहाँ से निकालें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाँ ये हमने क्या निकाल लिया है। ठीक है सर। अगर हम L ओमेगा बराबर क्या होगा, V0/I0, और V0/I0 क्या होता है, अरे क्या होता है V0/I0, बोलिए। V0I0 बराबर V0/I0 क्या होगा, R होगा, क्योंकि विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम प्रतिरोध की जगह XL लिखते हैं। तो ये जो होगा L ओमेगा बराबर XL। ठीक है दोस्तों, अगर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति F हो तो क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू जो होता है, ओमेगा का वैल्यू 2πf, तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, 2πfL बराबर XL। ठीक है दोस्तों आपने, अगर आप इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे छोटे छोटे, उनको आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक चीज़ और छूट रहा है, उसको भी हम बता दें, प्रेरक प्रतिघात और आवृत्ति के मध्य अगर हम ग्राफ देखें, एक्सेल एंड एफ के बीच ग्राफ देखें तो ये ऐसे आता है। अगर यहाँ पर आवृत्ति को दिखाएं और यहाँ पे एक्सेल को दिखाएं तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, सरल रेखीय आता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोस्तों एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जितना अधिक क्या होगा, जो है प्रेरक प्रतिघात जितना अधिक होगा, आवृत्ति का मान भी उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, बात यही है कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो प्रेरक प्रतिघात भी बढ़ेगा। सिंपल सा ये ग्राफ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने एल सर्किट से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं सभी बातों को क्लियर कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला V0
एल परिपथ में जो है विभवांतर का इक्वेशन v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद से हमने निकाला धारा का इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, उसके बाद से हमने कालांतर निकाला पाई बाई टू। दोस्तों कालांतर का हमने एक ट्रिक भी बता दिया कि अगर जो है धारा का इक्वेशन में माइनस पाई बाई टू होता है तो कालांतर पॉजिटिव में आएगा पाई बाई टू। अगर जो है धारा का इक्वेशन जो है पॉजिटिव पाई बाई टू होता है तो उसमें जो है हमारा कालांतर आएगा वह निगेटिव पाई बाई टू आएगा। दोस्तों कालांतर जिंदगी में कभी मत लाइएगा। कालांतर का मतलब ही होता है कि एक आगे तो एक पीछे। यहाँ पे देखिए एक आगे मतलब विभवांतर आगे तो धारा पीछे। जब भी बिना आप कालांतर के रहेंगे तभी आप अच्छे से रिश्ता निभा पाएंगे, चाहे रिश्ता वो हो चाहे रिश्ता दूसरा हो। ठीक है, तो कभी भी कालांतर मत लाइएगा जिंदगी में। ठीक है, हमेशा समान कला में रहिएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने ये देख लिया, उसके बाद से हमने ग्राफ देखा। ठीक है, कला आरेख देखा V और I का, उसके बाद से हमने V और I वर्सेस का ग्राफ देखा, उसके बाद से हमने प्रेरक प्रतिघात देखा, उसके बाद से हमने प्रेरक प्रतिघात और आवृत्ति के मध्य जो है ग्राफ देखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी अभी तैयारी रुका हुआ है, क्योंकि 1 महीना मात्र हमारा बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है। तो अपने उन दोस्तों के लिए भी उपकार का काम कीजिए जो अभी तक पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करते रहिए। और हम आपके साथ खड़े हैं पूरे बोर्ड एग्जाम तक, और पूरे फिजिक्स का जिम्मेदारी हम लिए हैं ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बखूबी निभाएंगे, वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।